नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग फिट और फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के बारे में। बच्चों, अगर आप लोग इस बार क्लास 12th में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। आज हम ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड के पेपर में हर साल आते हैं या फिर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और इस वन शॉट वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेंगे ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाएं वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इन सभी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के आप रिविजन भी कर लेंगे ताकि आपको दिमाग में, दिल में एक अच्छी तरीके से क्वेश्चन बैठ जाए। अगर आप किसी भी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में आ गया, अच्छी बात है। लेकिन प्लीज़ बच्चों, आप किसी भी क्वेश्चंस को कैसे भी पढ़ें, चाहे ऑनलाइन पढ़ें चाहे ऑफलाइन पढ़ें, एक बार उन क्वेश्चंस का रिवीजन जरूर कर लें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम समय आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आ चुका है। देखो, पहला क्वेश्चन है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए। यानी कि जो राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन है नियम है उसे बताना है तथा इसकी सीमाएं भी लिखना है। यानी कि राउल्ट का नियम बताना है और इनकी सीमाएं क्या हैं उसे भी बताना है। और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पेपर में जब भी पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आपको 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इसको ध्यान से समझ लेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे राउल्ट के नियम की। देखो, राउल्ट का नियम तो छोटा सा है, बस इसमें पूरी चीज़ें आपको याद होंगी तो आप इजली से लिख पाएंगे। देखो, इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? राउल्ट के नियम के अनुसार, ठीक है। किसी विलयन के, कोई भी हमारा पास विलयन है, उस विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, जो वाष्प दाब होता है उसका अपेक्षित अवनमन जो होता है विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो आपका वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होगा वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है, समझो। यानी कि कोई भी हमारे पास एक विलयन था, उसका जो वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन जो होगा विलेय के मोल प्रभाज हम जो निकालते थे उसके बराबर होगा। और मोल प्रभाज निकालना हम लोग कई बार सीख चुके हैं। तो विलेय के वाष्प दाब अपेक्षित अवनमन का सूत्र ए होता है और मोल प्रभाज के बराबर होता है, तो ये सूत्र होता है। और ये सूत्र काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर पी क्या है, पी एस क्या है और इन सारी चीज़ों पर हम बात कर लेते हैं। जहाँ पर P जो है विलायक का वाष्प दाब है, जो P बच्चों है ये विलायक का वाष्प दाब है और PS जो है ये विलयन का वाष्प दाब है। देखो, विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, विलेय होता है और विलायक होता है। विलेय की मात्रा कम होती है विलयन में, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर हम बात करें शरबत में, तो शरबत में विलायक जो होता है वो पानी होता है, विलेय जो होती है चीनी होती है, क्योंकि चीनी की मात्रा पानी की तुलना में कम होती है। वहीं पर बच्चों N1 की बात करें तो विलेय के ग्राम, जो हमारे पास विलेय है उसके ग्राम अणुओं की संख्या और जो N2 है विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या है, ठीक है। तो ये राउल्ट का नियम यहाँ तक हो गया। फिर हम बात करते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। तो देखो, राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू होता है। यानी कि जो राउल्ट का नियम है वो तन विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम का से विचलन प्रदर्शित करते हैं या फिर वहाँ पर लागू नहीं होता, ठीक है। यह नियम केवल आवासशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है, ठीक है। वैद्युत अपघट्ट के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो 3 राउल्ट के नियम की सीमाएं हैं और भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए 2 होती हैं क्योंकि 2 राउल्ट के नियम की सीमाएं हमें लिखना रहता है, ठीक है। 3 मैंने आपको बता दी, जो भी आपको 2 अच्छी लगे आप इनको लिख लेंगे और बोर्ड के पेपर में लिख कर आ जाएंगे। और अगर हम बात करें पहले वाले में तो आप 2 बना सकते हैं। राउल्ट का नियम तन विलयनों पर लागू नहीं होता है और दूसरा पॉइंट डाल सकते थे सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। लेकिन हमने एक बनाया, आप जिसको याद करना चाहें याद कर लें क्योंकि कम से कम 2 तो आपको याद ही होना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा जो राउल्ट का नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कहता है क्या होता है जब क्लोरोफार्म को, जो क्लोरोफार्म होता है CH3 इसका सूत्र होता है, इसको सूर्य के प्रकाश तथा वायु में खुला रखा जाता है। यानी कि क्या होता है जब क्लोरोफार्म जो होता है इसे सूर्य के प्रकाश और वायु में खुला रखा जाता है। देखो, क्लोरोफार्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से क्रिया करके एक विषैली फास्जीन गैस बनाता है। यानी कि जो क्लोरोफार्म है अगर आप इसको वायु में खुला छोड़ देंगे तो क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से अवक्रिया करेगा और एक जहरीली गैस बना देगा जिसका नाम है फास्जीन। COCl2 गैस बनाता है, CH निकल जाता है। रिएक्शन है, रिएक्शन आपसे बोर्ड के पेपर में कभी कभी पूछ ली जाती है तो आप रिएक्शन को भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के लिए कैल्शियम तथा आयरन का क्या महत्व लिखिए। देखो, हमारा शरीर है, मानव शरीर है, इसमें कैल्शियम तथा आयरन के महत्व को आपको लिखना है।
कैल्शियम का महत्व क्या होता है और आयरन का महत्व क्या होता है। देखो सबसे पहले कैल्शियम युक्त लवण मानव शरीर में हड्डियों तथा दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। यानी कि जो कैल्शियम युक्त लवण होते हैं वो मानव शरीर की हड्डियां और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। ये तो हमारी बात हो गई कैल्शियम आयन की, ठीक है। वहीं पर बच्चों आयरन युक्त लवण हीमोग्लोबिन की रचना में भी सहायक होते हैं, ठीक है। हीम प्लस ग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन, आधा प्रोटीन वाला भाग और आधा आयरन वाला भाग होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में हम आयरन की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। और भी कई प्रकार के आयन हैं वो हमारे शरीर में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है नष्ट समीकरण के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए। जो हमारा नष्ट समीकरण है इसके इलेक्ट्रोड विभव का आपको समीकरण बताना है तथा इसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। देखो नष्ट का सबसे पहले में समीकरण पता होना चाहिए। E इक्वल टू था E0 माइनस 2.303 RT अपॉन में NF होता है, log 10 1 अपॉन में Mn पॉजिटिव होता है। देखो जहाँ पर E क्या है इलेक्ट्रोड विभव है, E0 क्या है मानव इलेक्ट्रोड विभव है, R क्या है गैस नियतांक है, T क्या है परम ताप है, E क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F जो है बच्चों ये फैराडे नियतांक है और Mn जो पॉजिटिव है ये धातु आयनों की संख्या है। इसमें संकेत जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संकेत आपसे बोर्ड के पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और ये जो समीकरण है भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर आप स्टार लगा लेंगे, क्वेश्चन ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बच्चों हमारा क्वेश्चन है कि जो आपका कोलराउस का नियम है इस कोलराउस के नियम को बताइए। कोलराउस का नियम क्या है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कोलराउस के नियम को समझाइए तथा इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित आपको बताना है। देखो सबसे पहले मेन बात है आपको कोलराउस का नियम अगर अच्छे से पता होगा तो आप सारी चीज़ें कर लोगे। क्यों? अगर आप नियम अच्छे से जानते हैं, नियम के बारे में आपने पढ़ रखा तो आप हर एक चीज़ को हल कर सकते हो। देखो इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार? कोलराउस के नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की, कोई भी विद्युत अपघट्ट है उस विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर जो चालकता होती है इसके धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। यदि चालकता पद को विद्युत अपघट्ट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो ये आपका सूत्र एग्जाम्पल है, उदाहरण, इसकी मोलर चालकता इसके धनायन और ऋणायनों के योग के बराबर है, ठीक। कोलराउस के नियम। और अगर बच्चों ये सारी चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में नहीं आ रही, यदि प्रत्येक चालकता पद को समझ में नहीं आ रहा क्या है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, इतना लिख देंगे आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग देखो, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका प्रयोग या अनुप्रयोग हम वहां पर भी करते हैं। अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा की अगर हमें गणना करना है वहां पर भी हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कोलराउस के नियम का प्रयोग करते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला आपका क्वेश्चन है कि विद्युत लेपन को उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि जो आपका विद्युत लेपन होता है इसको उदाहरण के द्वारा समझाना है और इस पर बोर्ड के पेपर में आपसे टिप्पणी पूछी जा सकती है। देखो विद्युत अपघट्ट द्वारा एक धातु पर, विद्युत अपघट्ट प्रक्रिया द्वारा या विद्युत अपघट्ट द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। यानी कि किसी विद्युत अपघट्ट द्वारा एक धातु पर हम दूसरी धातु की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें तो उसमें कॉपर धातु पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाना एक इसका उदाहरण है। यानी कि जो हमारी कॉपर धातु होती है उस कॉपर धातु पर अगर हम जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं तो ये विद्युत लेपन का ही एक उदाहरण है, इसका एक रूप है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली की क्या महत्व समझाइए। यानी कि जो परासरण की क्रिया होती है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, इसकी भूमिका क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। अर्धपारगम्य झिल्ली शुद्ध विलायकों के छोटे कणों, छोटे आकार के कणों को बाहर निकलने देती है। जो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो हमारे शुद्ध विलायक होते हैं उनके छोटे आकार के जो कण होते हैं उनको बाहर निकलने देती है, जबकि विलय के अशुद्ध बड़े आकार के कणों को बाहर निकलने नहीं देती। जो विलय के बड़े आकार के जो अशुद्ध कण होते हैं
उनको ये क्या करती है, बाहर निकलने से रोकती है और शुद्ध विलायक के जो छोटे कण होते हैं उनको बाहर निकलने में मदद करती है, उनको निकलने देती है। समझ में आ गया। अगला देखो, अगला बच्चों एक छोटा सा रिएक्शन है, इसको समझ लो। क्लोरोवेंजिन से डीडीटी, यानी कि आपको अगर क्लोरोवेंजिन से डीडीटी बनानी है तो कैसे बनाएंगे। क्लोरोवेंजिन से डीडीटी बनाने के लिए क्लोरोवेंजिन के दो अणु लेंगे, क्लोरल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। यहाँ पर सांद्र H2SO4 आप उपस्थित में ले सकते हैं, ध्यान नहीं रहता तो प्लीज़ आप ध्यान रहे या ना रहे, इस रिएक्शन को आपको याद रखना है। और इस तरीके से हम डीडीटी बना लेते हैं और जल हमारा निकल जाता है। तो हम इस तरीके से क्लोरोवेंजिन से डीडीटी हम इजीली से प्राप्त कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगली भी एक रिएक्शन है, आज के बाद में रिएक्शन नहीं है ज़्यादा। एसीटोन से क्लोरीटोन, हमारे पास अगर एसीटोन है उससे हमें बनाना है क्लोरीटोन। एसीटोन से क्लोरोफार्म, सॉरी बच्चों क्लोरीटोन नहीं, एक रिएक्शन आती है एसीटोन से क्लोरीटोन, वो भी आपके बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है। यहाँ पर है एसीटोन से क्लोरोफार्म बनाना है। ये आपको हेलोफार्म अभिक्रिया आपने पढ़ी होगी, सेम हेलोफार्म अभिक्रिया क्या ही के उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए। आप इसको हेलोफार्म अभिक्रिया लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगी। एसीटोन का सूत्र होता है क्लोरोलिन की क्रिया करते हैं। यहाँ पर कोई भी एक हेलोजन आप ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, और कोई एक क्षार ले सकते हैं, NH ले लें या फिर KOH ले लें। क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पर क्लोरोफार्म है तो हमें लेना पड़ेगा Cl। अगर हम बनाते ब्रोमोफार्म तो हम लेते Br। अगर हमें बनाना होता था आइडोफार्म तो हम लेते यहाँ पर I2। समझ में आ गया, ये सारी रिएक्शन है, आपको पता होना चाहिए। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है बच्चों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इससे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा इसके दो प्रमुख उपयोग बताइए। यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विद्युत रासायनिक श्रेणी है क्या। देखो, विद्युत धातुओं को विभिन्न, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसमें क्या किया गया, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं, मेटल एंड नॉन मेटल, विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर इसी को हम अपचयन विभव कह सकते हैं, को इनके बढ़ते हुए क्रम में रखने पर इनको क्या किया गया, विभिन्न धातुएं जो थी या अधातुएं जो थी इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया और रखने पर एक श्रेणी प्राप्त हुई और उस श्रेणी को ही हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। फिर एक बात समझो, विभिन्न प्रकार के धातुओं और अधातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या फिर हम कह सकते हैं अपचयन विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त हुई उसे ही हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। फिर बच्चों बात आती है कि इस श्रेणी के लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण के बारे में देखो। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। अगर हम श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो तत्वों की अपचयन क्षमता घट जाएगी। समझ रहे हो, यानी कि जब श्रेणी जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसमें ऊपर से आप नीचे की ओर जाएंगे तो जो तत्व हैं उनकी अपचयन क्षमता घटती चली जाएगी। ठीक है, ऊपर से नीचे आएंगे अपचयन क्षमता घटेगी, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है। नीचे से अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो उनकी अपचयन क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगला देखो, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व, हाइड्रोजन जो है इसका एक बेस यानी कि सेंटर पॉइंट माना गया। हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से ऊपर के जो भी तत्व हैं वो एसिड से अम्लों से अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगे, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं कर पाते हैं। यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन जो है, इससे ऊपर जो भी तत्व प्रेजेंट हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया और सिल्वर, सिल्वर से कैल्शियम ऊपर था इसीलिए सिल्वर के विलयन से कैल्शियम ने सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर दिया था। तो ऐसे ही हाइड्रोजन से ऊपर के जो तत्व हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करेंगे, अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देंगे, लेकिन नीचे वाले तत्वों में ऐसी क्षमता नहीं होती है। हाइड्रोजन के ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस देते हैं। श्रेणी का ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है, जैसे कि सिल्वर के विलयन से सिल्वर को AgCu जो कॉपर है वो विस्थापित कर रहा था। यानी कि श्रेणी का जो ऊपर वाला तत्व है उससे नीचे वाला जो तत्व होगा उसके विलयन से उसको विस्थापित कर सकता है। कौन, ऊपर वाला तत्व ज़्यादा क्रियाशील है नीचे वाले की तुलना में, उसको हटा देगा और खुद आ जाएगा। समझ रहे हो। अब बच्चों अगले इसके में बात कर लेते हैं इसके एक से दो उपयोग। इसके उपयोग क्या क्या है तो देखो, किसी सेल के मानक विद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में भी हम
विद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में भी हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की हेल्प लेते हैं। और बच्चों, अगर आप इस विद्युत रासायनिक श्रेणी पर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आप इस पूरे चार्ट को याद कर लेते हैं, मैं कहता हूं विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आपको हर एक टॉपिक को एक बार पढ़ लेना है, एक बार इसे दोबारा पढ़ लेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक से दो बार आप जब पढ़ लेंगे तो आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट याद हो जाएगी, फिर आप इसको इजीली से भूल नहीं पाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, और अब हम बात करेंगे इसी पर आधारित 1 से 2 क्वेश्चंस की। देखो, ये जो आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी बताई है इसी पर आधारित है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है, क्यों? अब अभी हम बात कर चुके हैं। देखो, कुछ हर एक जगह पर अपवाद होते हैं। देखो, यद्यपि विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्यूमिनियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है वो एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल में स्थायी है। ये वायु और जल में स्थायी है, ऐसा क्यों? क्योंकि यह गर्म जल या जलवायु के साथ उच्च ताप पर क्रिया करता है, इसकी खासियत है। और साधारण ताप पर जल के साथ इसकी क्रिया बहुत स्लो होती है, धीरे होती है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक आपको बताना है। देखो, विशिष्ट चालकता होती क्या है? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या फिर केवल चालकता कहते हैं। कोई भी चालक है, उस चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/r, क्योंकि प्रतिरोध को हम, और विशिष्ट प्रतिरोध को आप रो भी लिख सकते हैं, ऐसे रो होता है, जो r ना लिख कर रो लिखेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम। आप इसको एक बार रो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रो लिखेंगे के व्युत्क्रम को। अगर बच्चों इसके मात्रक की बात करें तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। आप इसको याद रख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में जब भी पूछा जाएगा 5 नंबर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन है कि प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, या फिर प्रतिलोम परासरण होता क्या। ऐसा क्वेश्चन आपसे बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाएगा और इसमें विद्युत चित्र की सहायता से आपको समझाना रहता है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिलोम परासरण होता क्या है। यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें, हमारे पास कोई विलयन है, उस विलयन पर हम उस परासरण दाब से ज़्यादा उस पर दाब प्रयुक्त करें तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, जो अर्धपारगम्य सेमीपेरिनेल मेम्ब्रेन जो होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, उस अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह, शुद्ध विलायक जो हमारा विलयन होता है, उस विलयन का जो यानी कि जो हमारे पास विलयन लिया है, जिस पर परासरण दाब हम लगा रहे हैं, परासरण दाब से अधिक दाब लगा रहे हैं, तो उस विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है, शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। समझ रहे, किसकी ओर होता है? शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं और इसका उपयोग समुद्री जल एवं कठोर जल को शुद्ध करने में हम लोग करते हैं। इसका प्रयोग जो होता है, जो समुद्री जल होता है एवं जो कठोर जल होता है, उसको शुद्ध करने में, उसको फिल्टर करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये बच्चों आपका चित्र है, डायग्राम है, इसे आप बना लेंगे। इसमें देखो, इधर शुद्ध जल है, इधर लवणीय जल है, इसे पिस्टन लगा हुआ है। यहाँ पर जो दाब होता है वो कम होता है, वो ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में? परासरण दाब की तुलना में। ठीक है, और ये क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। आई होप आप इस चित्र को अच्छे से समझ लेंगे और इसको बना लेंगे। देखो, इसके लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। ये जो मशीनरी है, इसके लिए आवश्यक जो दाब होता है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इसमें सेलुलोज एसीटेट की बनी झिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सेलुलोज और एसीटेट की बनी, जो सेलुलोज एसीटेट होता है, इसकी बनी हुई झिल्लियों का प्रयोग किया जाता है। ये झिल्लियाँ जल के लिए पारगम्य हैं। ये झिल्लियाँ जो हैं वो जल के लिए पारगम्य हैं, परंतु समुद्री जल के में उपस्थित अशुद्धियों एवं आयनों के लिए अपारगम्य है।
यानी कि समुद्री जल में जो अशुद्धियां हैं या जो आयन है उनके लिए क्या है, एक झिल्ली क्या है, अपारगम्य है। आजकल बहुत सारे देश अपने शुद्ध पेय जल की आवश्यकता के लिए विलवणीकरण संयंत्रों में इस प्रकार की झिल्लियों का प्रयोग कर रहे हैं। किसका, सेलुलोज एसीटेट की जो झिल्लियां हैं इनका प्रयोग कर रहे हैं बहुत सारे, कई देश जो हैं वो अपने पीने वाले जल का निर्माण करने में, क्योंकि वहाँ पर पीने के जल की उतनी ज़्यादा व्यवस्था है नहीं। इस तरीके से वहाँ पर इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट करना, यानी कि आणविकता और कोटि में अंतर क्या है। देखो, एक तरफ आपको लिखना है आणविकता और एक तरफ लिखना है कोटि। देखो, आणविकता में अगर हम बात करें तो अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि आणविकता जो है अभिक्रिया की एक कंप्लीट नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी। ठीक, अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक हो सकती है, यानी कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो भिन्नात्मक हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती है, यानी कि जो अभिक्रिया की आणविकता है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, वहीं पर अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। यानी कि अभिक्रिया की जो आणविकता है वो शून्य नहीं हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की जो कोटि है वो शून्य हो सकती है। समझ रहे, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी हुई है, शून्य कोटि की अभिक्रिया आपको पढ़ाई गई है। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि दोनों एक समान हो सकती हैं। देखो, अभिक्रिया की आणविकता और कोटि जो है दोनों समान हो सकती हैं, ऐसा भी है। हाँ, तो कोटि और अभिक्रिया की आणविकता भी समान हो सकती है, ये पॉइंट आप दोनों तरफ लिख देंगे। समझ में आ गया। तो ये अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में अंतर जो है ये बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है और पूछे जाने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा हैं आपके पेपर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेटजफ का नियम पर टिप्पणी कीजिए। देखो, सेटजफ का जो नियम है उसे आपको बताना है। सेटजफ के नियम के अनुसार जब कोई हैलो एल्केन दो भिन्न रीतियों के अगर हम बात करें जो हमारी हाइड्रोजनीकरण जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया द्वारा दो भिन्न भिन्न एल्कीनों का निर्माण करने में सक्षम हो या निर्माण करती है। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन ही मुख्य उत्पाद होगी, जिसमें आपको पढ़ाया गया था एक 80% बनता है और एक 20% बनता है। अर्थात जिस एल्केन में द्विबंध कार्बन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या अधिक होती है वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होता है, सबसे मेन उत्पाद होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्यों। देखो, हमारे पास जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। ऐसा क्यों होता है, यानी कि ऐसा इनके पास एक क्या विशेष गुण है जिससे जो संक्रमण धातुएं होती हैं सामान्यतः रंगीन यौगिक बना देती हैं। देखो, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं रंगीन यौगिक बनाती हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला देखो, मोलर चालकता क्या है, यानी कि जो मोलर चालकता होती है मोलर चालकता क्या है। देखो, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। यानी कि कोई भी विद्युत अपघट्य है उस विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मोल द्वारा, उस विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है उसके 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता होती है उस चालकता को ही हम बच्चों मोलर चालकता कहते हैं। और इस मोलर चालकता को हम लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं या लैम्डा एम से हम लोग इसे दर्शाते हैं। और ये सूत्र है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट्स में आपको दी गई हैं तो नोट वाली बात आपको ध्यान से सुनना है। क्या देखो, विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयनों की जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं इस पदार्थों के विलयनों की सांद्रता घटने पर विलयन की चालकता तथा मोलर चालकता का मान बढ़ता है। यानी कि विद्युत अपघट्य पदार्थ है, इस विलयन की अगर हम सांद्रता को घटाएंगे, अगर सांद्रता घटती है, सांद्रता घटने पर जो हमारा विलयन की चालकता होगी या फिर मोलर चालकता होगी, इसमें चालकता और मोलर चालकता का जो मान होगा वो बढ़ेगा। याद रखेंगे इस चीज़ को। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड विभव पर टिप्पणी कीजिए। यानी इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इस पर आपको टिप्पणी करना है। समझो, जब किसी धातु की छड़ को
हमारे पास कोई धातु की छड़ है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में डुबोया जाता है। हमारे पास कोई धातु की छड़ थी, उस धातु की छड़ को उसी धातु के रबड़ के जलीय विलयन में हम उसको डुबोएंगे। जब उस रबड़ की धातु की छड़ का जो हमारे पास छड़ है उसी धातु के उसके रबड़ के जलीय विलयन में जब हम उसको डुबोएंगे तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य में उत्पन्न होने वाले विभव को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसमें धातु की छड़ और विलयन के मध्य में जो विभव उत्पन्न होगा, तो उत्पन्न होने वाला जो विभव होगा उस विभव को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इसे बच्चों हम ई से दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिख पाएँ, वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि संघनन क्या है, यानी कि जो संघनन होता है ये संघनन क्या है। देखो जब किसी यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, इसके दो समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं, यानी कि जब किसी कार्बनिक यौगिक के दो समान अणु आपस में संयुक्त होते हैं या फिर आपस में जुड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं एल्डोल संघनन की। एल्डोल संघनन आपको मैंने पढ़ाया था, अभिक्रिया होती थी एल्डोल संघनन आपको पढ़ाया था, याद करिए जब हमने आपको नेम रिएक्शंस पढ़ाई थी। ठीक है, जैसे हमारे पास एसिटल्डिहाइड के दो अणु हैं, इनको हमने जोड़ दिया और एक संघनन यौगिक हमने निर्माण इसका कर लिया, तो क्या हो गई, इस संघनन हो गई, संघनन अभिक्रिया हो गई। एल्डोल संघनन आपको मैंने एक अभिक्रिया जो है उससे पढ़ाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिपिड क्या है और इनका प्रमुख कार्य क्या होता है। देखो लिपिड वे तेल और वसा, तेल तथा वसा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो लिपिड हैं वे तेल और वसा हैं जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जंतुओं एवं वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, लिपिड कहलाते हैं या लिपिड उन्हें हम कहते हैं। अगर हम इनके प्रमुख कार्य की बात करें तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। शरीर में जो एनर्जी आती है, एनर्जी प्रदान करने में भी लिपिड की काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है, यानी कि शरीर को एनर्जी प्रदान करना एक इनका सबसे ज़्यादा मुख्य कार्य है। दूसरा, शरीर के ताप को नियंत्रण करना, यानी कि जो शरीर का टेम्परेचर है उसको नियंत्रण करना भी एक लिपिड का प्रमुख भूमिका है, प्रमुख कार्य है। अगले कार्य की बात करें तो जन्म क्षमता जो होती है, रिप्रोडक्टिव जो क्षमता होती है, उसको भी नियंत्रण करना एक लिपिड का ही कार्य होता है। तो लिपिड के जो कार्य होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर के ताप को नियंत्रण करना, जन्म क्षमता का नियंत्रण करना। तो ये जो सारे कार्य हैं लिपिड के कार्य हैं, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है। संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्यों, यानी कि जो बच्चों हमारी संक्रमण धातुएं हैं इनके कण एंथैल्पी के मान जो हैं वो उच्च होते हैं, ऐसा क्यों है। तो देखो संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी का मान उच्च होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी कि जो संक्रमण धातुएं हैं इनके कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है आपको उदाहरण के द्वारा आपको बताना है, इससे आप समझते क्या हैं। देखो वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता, यानी कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक का, जो अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उनके किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, अर्थात जिसका वेग जो है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वो अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। अगर बच्चों इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हम ले लेंगे और 2HCl अणु बना देंगे। और बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया या शून्य कोटि की रिएक्शन तभी कहलाएगी जब यहाँ पर प्रकाश का उपस्थित रहेगा। अगर आप यहाँ पर प्रकाश की उपस्थित नहीं रखते हैं तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाने के लायक नहीं रहेगी। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमें हर एक टॉपिक में ध्यान रखना होता है, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक
हमें काफ़ी ज़्यादा गलतियां करा देती हैं। और एक जरा सी मिस्टेक अगर किसी एग्जामिनर को पकड़ में आ जाती है, वो लगभग उस क्वेश्चन के आधे नंबर काट लेता है। मिस्टेक छोटी सी, लेकिन नंबर वो आधे काट देता है। तो प्लीज़ मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग। मॉलिस परीक्षण क्या है? देखो, एक परीक्षण होता है मॉलिस परीक्षण, एक परीक्षण होता है जिसे हम कहते हैं पाइनाप परीक्षण। तो दोनों परीक्षण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। ये जो है मॉलिस परीक्षण है, एक कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परख नली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर, हमारे पास अगर कोई परख नली है तो उस एक परख नली में हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का जलीय विलयन लेंगे और उस ग्लूकोज के जलीय विलयन को लेकर उसमें 2 ml अल्फा नेफ्थोलोन का अल्कोहलीय विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंदे H2SO4 की हम डाल देते हैं। जब हम उसमें कुछ बूंदे H2SO4 की डालेंगे तो दो जो द्रव हमने मिलाए हैं, तो इन दोनों द्रवों के बीच में बैंगनी रंग की बलय बन जाएगी। बैंगनी रंग की बलय बन जाती है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षण है। और बोर्ड का अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो कई बार क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आप लोगों से पूछा जा चुका है। तो प्लीज़ बच्चों, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से समझ लें। मानव शरीर में वसा का क्या महत्व है? देखो, जो मानव शरीर होता है इसमें वसा यानी कि फैट की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में बताना है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान कराती है। जो हमारी फैट है शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ये शरीर के कोमल भागों की रक्षा करती है। ये जो हमारे शरीर के कोमल अंग हैं उनकी रक्षा करने में भी वसा का काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। और शरीर के बाहरी सर्दी गर्मी से भी बचाती है। यानी कि जो हमारा शरीर है उसमें सर्दी गर्मी से भी बचाना इसका कार्य है, ऊर्जा प्रदान करना इसका कार्य है, शरीर के कोमल भागों की रक्षा करना भी इसका कार्य है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए वसा। लेकिन वसा का ज़्यादा होना भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। आप देख रहे हैं तोंद निकल रहा है अच्छे लोगों का, तो पेट निकल रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वसा की ज़्यादा भूमिका होती है। समझ में आ गया इस क्वेश्चन को? अब बच्चों, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला बच्चों जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पेपर में आ चुका है। देखो, अल्कोहलों के क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखो, जो अल्कोहल होते हैं इनका क्वथनांक जो होता है इनके समान अणुभार यानी कि समान अणुभार वाले ईथरों की तुलना में उच्च होता है, ऐसा क्यों? किसका? अल्कोहलों का। देखो, अल्कोहलों के अणुओं के मध्य में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। जो अल्कोहल के अणु जो होते हैं इनके मध्य में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। समझ रहे हो? जैसे अगर हम अल्कोहल की बात करें तो वहाँ पर OH होता है, ऐसे अल्कोहल होता है, तो इसके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, जिसके कारण इसमें अणु मजबूती से एक जालक के रूप में बंधे रहते हैं। जिसके कारण इसके जो अणु होते हैं मजबूती से एक जालक के रूप में बंधे रहते हैं। ठीक है, इसके जो अणु हैं एक जालक के रूप में बंधे रहते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अगर हमें इसे तोड़ना है तो इसके लिए में काफ़ी ज़्यादा अधिक तापमान की आवश्यकता होगी, जबकि ईथरों में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। ईथर देखो ऐसे जुड़ते हैं, ऐसे, इधर आपका कुछ भी R हो सकता है, इधर भी आपका R हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से तो इसके बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता, इसीलिए अल्कोहलों के क्वथनांक समान अणुभार वाले ईथरों की तुलना में ज़्यादा होते हैं, उच्च होते हैं। समझ में आ गया? यानी कि जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं, जो अल्कोहल होते हैं, इनके क्वथनांक जो होता है समान अणुभार वाले ईथरों की तुलना में उच्च होता है। क्यों होता है? ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताएंगे। यानी कि अल्कोहलों के अणु जो होते हैं उनके मध्य में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे कि एक जालक के रूप में मजबूती से बंधे रहते हैं। अगर हमें इसे तोड़ना भी है तो काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, किसकी? टेम्परेचर की, तापमान की। लेकिन वहीं पर ईथर की बात करें तो ईथर के बीच में जो हाइड्रोजन बंध पर्दे से नहीं होता है, इसीलिए इनका क्वथनांक कम होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आना भी चाहिए। अगला, फिनोल साइक्लोहेक्सेन की तुलना में अधिक अम्लीय है, क्यों? देखो, जो आपका फिनोल होता है साइक्लोहेक्सेन की तुलना में अधिक अम्लीय है, ऐसा क्यों है? ये बच्चों इस तरीके से फिनोल की रिएक्शन होती है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन होता है। साइक्लोहेक्सेन है क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसके लिए साइक्लोहेक्सेन प्रयोग होगा। ये रिंग है, बंद रिंग है, तो इसके लिए साइक्लो हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा। क्यों? इसमें OH है, तो इसीलिए कहा गया साइक्लोहेक्सेनॉल। OH है तो साइक्लोहेक्सेनॉल, और अगर OH ना होता तो इसको कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन जो होता है फिनोल की तुलना में कम अम्लीय होता है, ऐसा क्यों होता है? देखो, फिनोल साइक्लोहेक्सेन की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। अब देखो, जो फिनोल है ये साइक्लोहेक्सेनॉल, सॉरी बच्चों, हेक्सेन नहीं, साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय है, क्योंकि खासियत है
फिनोल में उपस्थित OH समूह से H आयन आसानी से विस्थापित हो जाता है। इसमें जो फिनोल में OH आयन है, OH लगा हुआ है, इससे OH से जो हाइड्रोजन आयन जो है वो आसानी से विस्थापित हो जाएगा। अगर हम तुलना करें इसकी, तो साइक्लोहेक्सेनोल की तुलना में यहाँ से हाइड्रोजन निकालना में काफ़ी ज़्यादा आसान रहता है। तो इसीलिए जो हमारा फिनोल होता है साइक्लोहेक्सेनोल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, अधिक एसिडिटिक होता है। समझ गए इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को। एक क्वेश्चन और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी तैयार करके जाएंगे जब भी आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बोर्ड की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, डी ब्लॉक के तत्व, सॉरी बच्चों, एफ ब्लॉक के तत्व। तो समझो, एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में पूरा पढ़ना है। लेंथेनाइड पढ़ेंगे, एक्टिनाइड पढ़ेंगे, यानी कि इनके बारे में हम पूरी जानकारी करेंगे। देखो, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं एफ कक्षक में भरे जाते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी कि जो भी तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में भरे जाएंगे, उन तत्वों को हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट या एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व पाए जाते हैं। अब ये चीज़ याद रखना कि एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं। तो एफ ब्लॉक में बच्चों कुल 28 तत्व पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है और आपसे पूछ सकता है कि एफ ब्लॉक में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। जो हमारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनको अंतः संक्रमण तत्व या फिर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। समझ में आ गया, आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया, यानी कि जो एफ ब्लॉक के 28 तत्व हैं उनको 2 श्रेणियों में बांटा गया और प्रत्येक श्रेणी में हमें 14-14 तत्व रखने पड़ते हैं। समझ गए, एक श्रेणी है लेंथेनाइड श्रेणी और एक श्रेणी है आपकी एक्टिनाइड श्रेणी। एक्टिनाइड श्रेणी को हम 5F श्रेणी कहते हैं और लेंथेनाइड श्रेणी को हम लोग 4F श्रेणी कहते हैं। इनको कभी कभी बोर्ड के पेपर में 4F श्रेणी 5F श्रेणी पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा पूछ लिया जाएगा, या फिर लेंथेनाइड या एक्टिनाइड पर टिप्पणी कीजिए, ऐसा आपसे बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। अगर बच्चों हम बात करें लेंथेनाइड श्रेणी की, तो लेंथेनाइड की श्रेणी क्या होती है इसको समझो। तो जो आपकी लेंथेनाइड श्रेणी होती है, इसके तत्व या लेंथेनाइड्स या फिर 4F, ऐसा भी हम कह सकते हैं, इनको 4F श्रेणी भी कह सकते हैं। जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में भरे जाते हैं, जो भी तत्व हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हैं F कक्षक में भरे जाते हैं, लेंथेनाइड्स कहलाते हैं, और F में 4F कक्षक में भरे जाएंगे। ठीक है, लेंथेनाइड श्रेणी में सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम Lu 71 तक के कुल 14 तत्व उपस्थित हैं, और लेंथेनाइड 4F श्रेणी के तत्व भी इन्हें कहा जाता है। यानी कि श्रेणी में कुल 14 तत्व उपस्थित हैं और अंतिम तत्व ल्यूटीशियम होता है 71, इसका परमाणु क्रमांक होता है वहाँ तक के। अगर हम बात करें लेंथेनाइड के उपयोग की, लेंथेनाइड के यूजेस की, तो वो क्या होते हैं लेंथेनाइड? चरम बनाने में भी लेंथेनाइड्स के तत्व जो इनका प्रयोग करते हैं, गैस मेटल बनाने में प्रयोग होता है, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन में भी हम लेंथेनाइड्स का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेना लेंथेनाइड्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों हमारी जो एक्टिनाइड श्रेणी होती है उसके बारे में। देखो, एक्टिनाइड श्रेणी या इसे हम 5F श्रेणी भी कह सकते हैं। देखो, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो भी तत्व हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में भरे जाते हैं, एक्टिनाइड्स के कहलाते हैं, और जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में भरे जाते हैं वो लेंथेनाइड कहलाते हैं। एक्टिनाइड श्रेणी में थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम Lu Lr जो होता है 103 तक के कुल 14 तत्व उपस्थित हैं। इन दोनों में, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में, कुल 14 तत्व उपस्थित है, यानी कि कुल 28 तत्व एफ ब्लॉक के तत्वों में होते हैं। अगर बात करें इसके उपयोग की, तो गैस मेटल में, नाभिकीय रिएक्टर में 92 U-233 का प्रयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में, यूरेनियम का, कांच के निर्माण में और कैंसर के उपचार में भी हम जो एक्टिनाइड के कुछ श्रेणी के तत्व हैं उनका प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है आंतरिक संक्रमण या अंतः संक्रमण तत्व क्या है, समझो इनको। जिन तत्वों में विभेदी इलेक्ट्रॉन N-2 F कक्षक में प्रवेश करता है, जिन तत्वों में अविभेदी इलेक्ट्रॉन जो होता है N-2 F कक्षक में प्रवेश करता है, वे तत्व आंतरिक संक्रमण या अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ये तत्व आवर्त सारणी में एक अलग ब्लॉक F ब्लॉक का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें F ब्लॉक का तत्व भी कहा जाता है।
अब बच्चों यहाँ पर कुछ सूत्र दिए गए हैं और एक सूत्र आपके बोर्ड का पेपर आप उठा के देख लेना 2022 का, वहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित सूत्र लिखिए। जैसे सफ़ेद कशिश का ZnSO4.7H2 होता है, हरा कशिश होता है FeSO4.7H2 होता है। हरा कशिश और सफ़ेद कशिश में कुछ अंतर होता नहीं, क्योंकि यहाँ पर Zn होता है, यहाँ पर Fe होता है, यहाँ पर आयरन होता है, जिंक होता है और यहाँ पर आयरन होता है। 7H2 7 जल के अणु यहाँ पर भी होते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से जो सूत्र हैं वो सेम होते हैं और बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप याद रखेंगे। नीला थोथा CuSO4.5H2 होता है, नीला थोथा का आपको सूत्र पता होना चाहिए। मोहन रबड़ का होता है FeSO4 का होल क्लोराइड, NH4 का होल क्लोराइड, SO4.6H2। ये सारे सूत्र आपको याद रख लेना, एक से दो बार आप पढ़ लेना। अगर आप इन सूत्र का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज़ बच्चों इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, अगला तत्व है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक या रंगीन आयन देते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखो, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि Zn डबल पॉजिटिव आयन सफ़ेद तथा Cu डबल पॉजिटिव आयन नीले रंग का होता है, ऐसा क्यों होता है। तो हमारा Zn जो डबल पॉजिटिव है वो सफ़ेद होगा और Cu डबल पॉजिटिव है ये नीले रंग का होता है, ऐसा क्यों होता है समझो। Zn का जब आप परमाणु क्रमांक देखेंगे तो 30 होता है, लेकिन उसमें 2 पॉजिटिव लगे तो 28 बचेगा। अब जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो इसमें जो आप लास्ट जो आपका तत्व आएगा, लास्ट कक्षक आएगा 3D10 आएगा, जिससे इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 0 है। Cu का 29 होता है, जब इसका आप इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाओगे Cu डबल पॉजिटिव लगा है तो इसका मतलब यहाँ से 2 कम हो जाएंगे, 27 बचेंगे। तब इसका आप बनाओगे तो इसमें से 3D9 रहता है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 1 है। और पीछे हम बात कर चुके हैं, अगर किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो वो रंगीन आयन बताते हैं। ठीक है, रंगीन आयन बनाते हैं, तो रंगीन में एक नीला भी आ जाता है, तो इसीलिए समझ लो इसको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर यह ज्ञात हुआ है कि Zn डबल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। जब हमने इनका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाया तो हमें एक चीज़ ज्ञात हुई कि Zn डबल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए सफ़ेद तथा Cu डबल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसीलिए कार्य को आता होता, इसी कारण या इसीलिए ये नीले रंग का होता है। ठीक है, तो जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो तो आपका रंगीन यौगिक बना देगा, लेकिन जिनमें नहीं पाए जाएंगे वो आपका सफ़ेद बनाएगा। समझ में आ गए। तो Cu डबल पॉजिटिव में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए एक नीले रंग का होता है। तो आई होप बच्चों आज की इस क्लास में जो भी आपको क्वेश्चन बताए गए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ बच्चों आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा, वहाँ पर आप हमें कमेंट कर देना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, वो भी आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। कमेंट करके हमें यहाँ पर भी आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बस आपको क्वेश्चन हल करते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है बच्चों, वहाँ पर फॉलो करके हमें DM कर देना, हम इन क्वेश्चंस के PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।